क्या भारतीय रेल सच में प्राइवेट हो रही है? क्या अब रेलवे अमीरों के हाथ में चली जाएगी? क्या गरीब की रेल यात्रा महंगी हो जाएगी? या फिर रेलवे को बचाने का एक यही तरीका है? आज की इस वीडियो में हम रेलवे प्राइवेटाइजेशन को शुरुआत से लेकर आज तक फैक्ट बेस बिना किसी राजनीतिक झुकाव के समझेंगे और समझेंगे कि क्या बदला, क्या नहीं बदला, फायदे, नुकसान, आने वाला भविष्य। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले गलतफहमी दूर कीजिए कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि रेलवे की पटरियां बेच दी जाएं, रेलवे स्टेशन बेच दिए जाएं और सरकार रेलवे ही बेच दे या फिर सरकार रेलवे से अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का असली मतलब यह है सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करें, जिसमें सरकार पटरियां, सिग्नल प्रणाली, ऑपरेशंस जैसे ट्रेन कैसे कंट्रोल होती हैं और सुरक्षा अपने पास रखती है। प्राइवेट कंपनियां ट्रेन चलाती है, मेंटेनेंस करती है और सर्विस क्वालिटी सुधारती है। अब बात करते हैं रेलवे को प्राइवेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। सच्चाई यह है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत के पास है। रोज 2 से 3 करोड़ यात्री भारतीय रेल में सफर करते हैं। 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी भारतीय रेल में काम करते हैं। लेकिन समस्या ये है, समस्या क्या है कि समस्या पुराना इंफ्रा, भारी घाटा, जिसमें सबसे बड़ा भारी घाटा आता है यात्री किराए में, यात्री खर्चे में, उसके बाद क्रॉस सब्सिडी में। क्रॉस सब्सिडी क्या होती है? माल ढुलाई से ज्यादा नुकसान भरना क्रॉस सब्सिडी कहलाता है। उसके बाद बजट की सीमा, बहुत कम बजट मिलता है। स्लो मॉडर्नाइजेशन है, सरकार अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पा रही थी। अब बात कर लेते हैं मॉडर्नाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कब होती है। बात करते हैं साल 1990 जब एलपीजी रिफॉर्म्स आता है। एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पर निजीकरण की सोच पहली बार आती है। रेलवे में ये निजीकरण लेकिन सीधे लागू नहीं हो पाता है। सीधे लागू कब होता है? जब बात आती है साल 2000 से लेकर साल 2010 के बीच में। यहां पर आकर इन सालों के बीच में लगभग 10 सालों में कैटरिंग, पार्सल और क्लीनिंग में सबसे पहले प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होती है। आईआरसीटीसी का गठन होता है। सभी लोग आईआरसीटीसी से टिकट्स तो बुक करते ही होंगे। वही आईआरसीटीसी प्राइवेट टूर भी ऑर्गेनाइज करती है, खाना भी देखती है। उसके बाद 2015 के बाद असली बदलाव आता है। स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू होता है, वो भी पीपीपी मॉडल पर। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स आते हैं, जैसे आज के डेट पे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। हर जिले में अब एक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की योजना बनाई गई है। उसके बाद प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर जैसे क्रब्को हो जाता है, जैसे कॉनकोर हो जाता है, जैसे वॉन हेई हो जाता है। सभी लोगों के यहां से, या फिर आप ट्रेनों में देखेंगे सफर करते होंगे तो कंटेनर अलग अलग कंपनियों के कई सारे कंटेनर ऑपरेट करते हैं। वो सभी भारतीय रेल में प्राइवेट कंपनियों की तरह एंट्री लेकर अब पब्लिक को भी सेवाएं दे रहे हैं और उससे हमारे लिए भी ज्यादा फायदा हुआ। अब बात करते हैं ट्रेन ऑपरेशन में प्राइवेटाइजेशन, जैसे वंदे भारत मॉडल और तेजस। 2020-21 का सबसे बड़ा फैसला आया कि हमको 150 प्राइवेट ट्रेनें चलानी है। सरकार का मानना था कि 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने से एक काफी हद तक ऑपरेशन जनरेट किए जा सकेंगे, इनकम जनरेट की जा सकेगी। जिसका मॉडल रहेगा, ट्रेनें प्राइवेट रहेंगी, उसके साथ रेल पटरियां, सुरक्षा, सारे ऑपरेशन सरकार के पास रहेंगे। किराया कैपेसिटी के अंदर रहेगा लेकिन सुरक्षा रेलवे के पास रहेगी। उदाहरण है वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस आज की डेट में आईआरसीटीसी के माध्यम से चलाई जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली से लखनऊ। ट्रेनों को मेंटेनेंस करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया, जिससे कि उनकी गुणवत्ता सुधर सके। फर्क आया भी है। अगर एक बार आप तेजस एक्सप्रेस में सफर करके देखिए, मैं मानता हूं कि उसमें किराया बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार अगर सफर करेंगे तो प्राइवेट और सरकारी दोनों में काफी हद तक फर्क आपको महसूस होगा। प्राइवेट कोच फैक्ट्री भी इसमें एंट्री लेती है। प्राइवेट कोच फैक्ट्री जैसे अब एलएचबी कोचेस बन रहे हैं, वंदे भारत मॉडल बन रही है। वंदे भारत सरकार और प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर बना रही है। फिर बात आती है स्टेशन प्राइवेटाइजेशन की, जो कि सबसे बड़ा बदलाव अपने आप में आता है
उसमें कुछ ऐसे बड़े स्टेशन है जिनका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे हबीबगंज जो कि रानी कमलापति भोपाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गांधीनगर गुजरात में, नई दिल्ली, भविष्य में नई दिल्ली भी अब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, प्राइवेट कंपनी के हाथों में, जिसकी उसकी पूरी मेंटेनेंस प्राइवेट रहेगी और पूरी साफ सफाई, पूरी कैटरिंग सब कुछ प्राइवेट रहेगा। मुंबई सीएसएमटी प्रस्तावित है, लेकिन प्राइवेट का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। सरकार के पास रेलवे सिग्नल्स, रेलवे प्रणाली, पूरी संचालन, जमीन, सब कुछ, पटरियां, सब कुछ रेलवे के पास रहेगी, केवल देखरेख प्राइवेट रहेगा। प्राइवेट कंपनी मॉल, होटल, कार पार्किंग, कॉमर्शियल स्पेसेस बनाती है। भारतीय रेल प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक, पूरी संचालन प्रणाली अपने पास रखती है। उसके बाद बात कर लेते हैं मालगाड़ियों में प्राइवेटाइजेशन की, जो कि अपना अब तक का सबसे सफल हिस्सा रहा है। मालगाड़ियों में प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी काफी जगह काम कर रही हैं, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन, प्राइवेट फ्रेट कॉरिडोर्स, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये सब पीपीपी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो सबसे जरूरी चीज है, प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान। बात करते हैं फायदे की, तो प्राइवेटाइजेशन के फायदों में सर्विस A1 क्वालिटी की मिलती है, डिजिटल सिस्टम मिलता है, सरकार का बोझ कम होता है, परियोजना पर काम तेज, बेहतर मेंटेनेंस होता है। प्राइवेटाइजेशन के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का नुकसान भी अपने आप में कोई कम नहीं है। बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले जॉब जाने का डर रहता है, संविदा पर नौकरी रहती है, किराया बढ़ने का खतरा रहता है, गरीबों की जेब पर असर पड़ता है। उसके बाद जो ग्रामीण रूट होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान देने वाले होते हैं प्राइवेट कंपनियों को। सरकार इस चीज का ध्यान रखती है बहुत ज्यादा। मोनोपोली रिस्क प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल उदाहरण। पूरी दुनिया में भारतीय रेल के अलावा और भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं और भी कई ऐसे देश हैं जो प्राइवेटाइजेशन और सरकारी दोनों मेंटेन करके चलते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम यूनाइटेड किंगडम का ले लेते हैं, जिसमें पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड है, जिसके मिले जुले परिणाम हैं। दूसरे नंबर पर आता है जापान। जापान सेमी प्राइवेट है, जिसका काफी अच्छा परिणाम हमको मिला है। सेमी प्राइवेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करती हैं। उसके बाद यूरोप में अगर हम आते हैं तो यूरोप में पीपीपी मॉडल पर सारा काम होता है, जिसका भी काफी अच्छा परिणाम हमको मिला है देखने। भारत, जापान और यूरोप इन दोनों के तर्ज पर काम कर रहा है, इन दोनों के ही मॉडल फॉलो कर रहा है। आगे आने वाले सालों में इसका भविष्य क्या होगा? सबसे पहली बात, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें बढ़ेंगी, ज्यादा पीपीपी मॉडल आधारित स्टेशन बढ़ेंगे, जैसे अमृत भारत योजना। अमृत भारत स्टेशनों में सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, वही उनका मेंटेनेंस करेंगी, वही उनका देखरेख और वही उन पर खान पान आदि की व्यवस्था लागू करेगी। उसके बाद मालगाड़ियों की प्राथमिकता ज्यादा होगी, क्योंकि मालगाड़ी ही भारतीय रेल की सबसे बड़ी इनकम का सोर्सेज हैं, यही इनकम देते हैं। इसीलिए प्राइवेट गाड़ियां और यात्री गाड़ी इन दोनों का भार ही मालगाड़ी उठाती है। सरकार का फोकस अब गरीब तबके पर, ग्रामीण रूट पर और सुरक्षा पर है। भारतीय रेल का निजीकरण कोई खतरा नहीं, अगर इसको नियमों के साथ लागू किया जाए। प्राइवेटाइजेशन पूरा समाधान नहीं है, लेकिन सुधार का रास्ता जरूर है। मतलब ये नहीं कि प्राइवेट या सरकारी, मतलब ये है कि यात्रियों को फायदा हो रहा है या नहीं। यात्रियों को, कारोबारियों को अगर फायदा हो रहा है तो प्राइवेट क्या और सरकारी क्या। अगर आपको फैक्ट बेस्ड कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि रेलवे निजीकरण के पक्ष में है या नहीं। अगर आपको फैक्ट बेस्ड कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप रेलवे के निजीकरण के पक्ष में हैं या नहीं।